हाँ जी। तो अब अपा शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है। इससे पहले आगे की बात करें तो एक बार पहले 3 लेक्चर्स का कुछ कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याद करने लायक तो अभी शायद हमने सिर्फ ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट के एडवांटेजेस ही पढ़े हैं। उसके अलावा ओपिनियन के नाम, के टाइप्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कुछ कुछ इंट्रोडक्शन लिया है। अ, दो इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी दिए हैं एसेस के, उनमें मैं दो की एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। दो में कन्फ्यूजन रहती है। पहले तो वो थे जॉइंट ऑडिटर और अदर ऑडिटर वाली कन्फ्यूजन। अदर ऑडिटर कौन सा होता है? ब्रांच वाला। जॉइंट ऑडिटर कौन सा होता है? जब एक ही ऑडिट को दो जने मिलके मिल बांट के करते हैं। ठीक है। जॉइंट ऑडिटर के लिए ऐसे होता है 299 और अदर ऑडिटर के लिए होता है 600। अच्छा। दूसरे कन्फ्यूजन लोगों को ऑडिटर्स एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट में रहती है। ऑडिटर्स एक्सपर्ट, पहली बात तो एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट का मतलब सोचो आप। एक्सपर्ट का मतलब वो है कि भाई जो बंदा सीए बैकग्राउंड का नहीं है। क्यों? क्योंकि सीए बैकग्राउंड के तो आप खुद ही हो। किसी और बैकग्राउंड का बंदा, लॉ का बंदा, इंजीनियरिंग का बंदा, मेडिकल का बंदा, ठीक है, वो एक्सपर्ट है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। कोई मेडिकल रिलेटेड कंपनी है, मान लो हॉस्पिटल की ऑडिट करने गए, तो हो सकता है आपको वहाँ पर मेडिकल बैकग्राउंड का कोई बंदा चाहिए हो जो आपको इवेल्युएट करके बताए जी स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इन एसेट्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है। या फिर कोई केस चल रहा है, मान लो कोई हॉस्पिटल में कोई इलाज करवाने आया, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इलाज करवाने आया हॉस्पिटल, डॉक्टर से कुछ गलती हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई उस पेशेंट के साथ, और उस पेशेंट ने इस हॉस्पिटल के ऊपर केस कर दिया। अब वो कोर्ट में केस चल रहा है। तो जो हॉस्पिटल के इन्वेस्टर्स हैं, हॉस्पिटल हो सकता है ना कि हॉस्पिटल भी एक लिस्टेड कंपनी हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लिस्टेड होते हैं मार्केट में, शेयर होल्डर्स पैसा लगाना चाहते हैं, या वैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने गए हो उनकी, या बैंक से उनको लोन लेना है, आप ऑडिट करने गए हो, वो केस चल रहा है, तो लाइबिलिटी तो है कुछ। अब आपको कैसे पता कितनी लाइबिलिटी? तो आप अपने लॉयर से पूछोगे। ठीक है। या फिर उस बंदे को क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसा भी तो मतलब, कोई किसी बंदे को कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसके इलाज के लिए पैसा देना पड़ सकता है, तो वो आपको हो सकता है डॉक्टर बता पाए कोई, तो आपको वो एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक एक्सपर्ट तो मैनेजमेंट ने, कंपनी ने खुद ही लगवा रखा होगा। कोर्ट में केस चल रहा होगा तो लॉयर तो उन्होंने भी अपॉइंट किया होगा ना। आप उसी लॉयर से बात कर लो। अगर आपको लगता है कि वो लॉयर विश्वास लायक है, आपने उस लॉयर से बात की, आपको लगा कि हाँ भाई इसने जो जो अजम्पशन ली हैं, जिन जिन बेसिस के ऊपर इसने ये फाइनल अमाउंट मेरे को बताया है कि भाई 100 करोड़ की पेनल्टी है, वो सही है, मेरे हिसाब से कुछ और कम ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा दिमाग में फैक्टर नहीं याद आ रहा कि मैं और इसमें इंक्लूड कर सकूं, या कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसने एक्स्ट्रा ले रखा है और मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बनाया, तो ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं है उसके ऊपर विश्वास, तो आप अपने बंदे को ले आओ, अपनी तरफ से एक लॉयर को ले आओ। वो लॉयर क्या होगा? वो होगा ऑडिटर्स एक्सपर्ट, उसके लिए अलग ऐसे। ठीक है। ये बेसिक था। अच्छा बस ठीक है, मतलब इतना ही मेरे ख्याल से अभी रिवाइज करवाने लायक तो इतना ही है। ठीक है। अच्छा। ऑडिट की डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लेना, और जो उसके एडवांटेजेस थे उसको याद कर लेना। देखो चौथा लेक्चर है आज। याद करने लायक वो दो ही चीज़ें हैं अभी तक। उसके अलावा तो कुछ याद करने लायक अभी मैंने करवाया ही नहीं, तो वो दो चीज़ें तो याद कर लो ना, कि कोई कोई भी क्वेश्चन आया ऑडिट की डेफिनेशन तो काफ़ी जगह लग जाएगी। ठीक है। तो ऑडिट की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप गए ऑडिट करने रिलायंस की, और रिलायंस की ऑडिट करने जब आप गए तो आपने उनसे मांगा उनका P&L और बैलेंस शीट। ठीक है। यही अभी तक हम 3 4 5 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, फिर से रिपीट कर दिया कि आपने मांगा P&L और बैलेंस शीट। उन्होंने आपको वो P&L और वो बैलेंस शीट ला के दे दिया, और वो बना हुआ था उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टी शेप्ड। क्या टी शेप फॉर्मेट में P&L बैलेंस शीट बनता है? हाँ भाई बनता है। लेकिन क्या कंपनी के लिए बनता है? नहीं। कंपनीज को अपना P&L और अपना बैलेंस शीट वो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसके फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ता है। मान लो आपको उन्होंने ये वाला फॉर्मेट में ला के P&L और बैलेंस शीट दी, यहाँ पर तो P&L ही दिख रहा है, ये P&L दिया, आपने चेक करा सेल्स कितनी, सेल्स तो जी जितनी आपने चेक करी, सेल्स जितनी इसमें फिगर आ रही थी आप सेटिस्फाइड हो। परचेज आपने परचेज चेक करी, जितनी आ रही थी आप सेटिस्फाइड हो। आपने एक एक आइटम चेक किया, और आप उनके अमाउंट से, उनकी एक एक फिगर से, उनकी सारी कैलकुलेशन से, हर चीज़ से 100% सेटिस्फाइड हो।
आप कह रहे हो जी सब ठीक है, तो क्या आप साइन कर दोगे? आप ये कहोगे जी हाँ जी P&L और बैलेंस शीट सही बनाया हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि एक कंपनीज के ऊपर एक लॉ लगता है, कंपनीज एक्ट, उस कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी कंपनी को अपने जो अकाउंट्स बनाने हैं, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनानी है, और इस कंपनी ने वो शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाई, तो क्या वायलेशन नहीं हो गई कंपनीज एक्ट की? आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया है। किस लिए पढ़ाया गया? आपको सिर्फ इंडेक्स पढ़ा के, आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा के छोड़ देते हैं, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा के छोड़ देते हैं। क्या जरूरत थी कंपनीज एक्ट पढ़ाने की? कि भैया आप कंपनी की ऑडिट करने जाओगे तो कंपनी को बहुत सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, कंपनी को बहुत सारे शेड्यूल्स को फॉलो करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन का शेड्यूल है उसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का शेड्यूल है, उनको फॉलो करना पड़ता है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज के लिए। तो आपको तभी तो पढ़ाई जा रही है कि भाई जब आप ऑडिट करने जाओ तो आप इंश्योर करो कि उन्होंने वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है कि नहीं बनाया। सही बनाना भी जरूरी है और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना भी जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये देखने के लिए कि इन्होंने सही फॉर्मेट बनाया है या नहीं बनाया है, सही फॉर्मेट में इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है या नहीं बनाया है, उसके लिए आप कंपनीज एक्ट को देखोगे, है ना? कंपनीज एक्ट को देखोगे। एक बार मैं नोट्स में लिख लेता हूँ, ठीक है? आपने क्या चीज़ को रेफर करोगे? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। अच्छा, और पिछले लेक्चर मैंने एक बात बोली थी जो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इन्वेंटरी की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट आपको दी उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो था वो इन्होंने वैल्यू करा कॉस्ट पे, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ले कॉस्ट पे वैल्यू करा मान लो 1 करोड़। इसकी एनआरवी जो है, एनआरवी है 70 लाख, तो किस पे वैल्यू होना चाहिए? बैलेंस शीट में ये अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस अमाउंट पे आनी चाहिए? 70 लाख पे, है ना? ये बात आपको कहां से पता चली? AS2 से, है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल, आपने सुना होगा, शायद पढ़ भी लिया हो, कि जब कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है मान लो, और आपने उस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान वाला जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होता है, वो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होता है और वो एसेट्स में जाता है, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसको P&L में डालते हैं। ये बातें कहां से पता चली? ये भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चली, है ना? किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चली। तो मतलब कि आप जब ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो देखने ही है, क्योंकि उनसे आपको क्या पता चलेगा? अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट। आपको कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि कंपनीज एक्ट में क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है, वो रिक्वायरमेंट भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल लो कि आप किसी बैंक की ऑडिट करने गए, है ना? तो बैंक के केस में चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने देख लिए। बैंक के केस में एक बहुत बड़ा आइटम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के की जो बात है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे बनाने हैं, बैंक्स को बनाने हैं, कितने दिन का ड्यू हो जाएगा बैलेंस, उसके बाद NPA बनाना है, ये सारी बातें ना तो कंपनीज एक्ट में लिखी हैं ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हैं। ये सारी बातें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखी हैं। इनफैक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक्स के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मेट भी है P&L और बैलेंस शीट बनाने का। तो जब आप बैंक्स की ऑडिट करने जाओगे तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी देखोगे, आप कंपनीज एक्ट को भी देखोगे, और आप साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी देखोगे। साफ सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है ना? आप आपने एक चीज और पढ़ी होगी, आपने बोनस एक्ट पढ़ा होगा, सॉरी, आपने बोनस एक्ट पढ़ा होगा, आपने ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा होगा, आपने प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ा होगा। आप गए ऑडिट करने, और एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए PF कटता है 2%, एग्जांपल ले रहा हूं, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी से 2% PF कटता है और 2% एम्प्लॉयर खुद जमा करवाता है ना?
आप गए, आपने देखा कि भाई कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है मान लीजिए 10,000 रुपये महीना, है ना, और इसका इन्होंने 100 रुपये पीएफ काटा हुआ है। कितना कटना चाहिए था? 2% के हिसाब से 200 रुपये। इन्होंने कितना काटा? 100 रुपये। अब आप क्या करोगे? आपने चेक करा, आपने देखा कितना काटा? 100 रुपये। जमा करवाया 100 रुपया? हाँ जी, जमा भी 100 रुपये करवाया। ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। एम्प्लॉय से भी पूछ लिया आपने। आपने एम्प्लॉय से पूछा भाई आपका कितना पीएफ काटा था? एम्प्लॉय ने आपको बकायदा प्रूफ देके उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिखाई कि भाई देखो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये की मेरी सैलरी थी, 100 रुपये कट के आए हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई चोरी करी है, कि कंपनी ने भाई काट तो उससे तो 500 रुपया ले लिया है, उससे तो 200 रुपया ले लिया और अब वो जमा आगे 100 रुपया करवाया। ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने 100 रुपया काटा, 100 रुपया जमा करवाया। लेकिन फिर भी क्या पीएफ एक्ट जो है उसकी वायलेशन की? बिल्कुल की। और आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये सभी एक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ताकि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने जर्नल एंट्रीज देखनी है, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि डेबिट क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ ठीक से। आपका काम ये भी है कि वो अदर लॉज भी आप चेक करो। उन उन सारे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जितने भी लॉज आपके ज़रूरी हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। आपके एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में शायद बैंकिंग अकाउंट्स भी आते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट्स भी आते हैं। मेरी बारी तो आते थे, अभी भी आते होंगे। वो किस लिए पढ़ाए जा रहे हैं आपको? क्योंकि वो फ्रेमवर्क कि भाई बैंक्स के लिए क्या फ्रेमवर्क है, इंश्योरेंस के लिए क्या फ्रेमवर्क है, उसके अलावा जो कंपनीज हैं उनके लिए क्या फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट और पी&एल बनाने का, पीएफ कितना कटना है, ग्रेच्युटी कितनी कटनी है, और भी कोई अगर डिडक्शन है जो सैलरी में से होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया जाता है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई जब आप चेक करोगे तो आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे। भाई देखो, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट पढ़ो ताकि आपको ये समझ आए कि मैगी में जो लेड था उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। नहीं, कोई आपको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो जो एक्ट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, AS2 डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, पीएफ एक्ट डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। कम से कम उनको तो पढ़ो और उनको तो चेक करो। इसीलिए आपको पढ़ाए जाते हैं और इसीलिए आपके लिए चेक करना भी जरूरी है। समझ रहे हो? अभी रिसेंटली कोविड की वजह से आरबीआई ने क्या किया, मोरेटोरियम डिक्लेयर किया कि भाई 3 महीना या 6 महीना जो भी टाइम पीरियड था, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि भाई 6 महीने के लिए आप अपनी लोन की जो किस्त है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपकी जो किस्त है अभी तभी पे करनी है ड्यू डेट पर, आप 6 महीने बाद भी पे कर सकते हो। आपके इंटरेस्ट की माफ़ी है या थोड़ा इंटरेस्ट कम रेट पे इंटरेस्ट लगेगा, और एनपीए नहीं बनाएंगे हम उनको। अब ये बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं लिखी हुई, ये आरबीआई ने अलग से एक नोटिफिकेशन निकाली। उस नोटिफिकेशन में लिखा कि भाई ये 6 महीने का मोरिटोरियम है, इसमें ना तो हम एनपीए बनाएंगे उनको और ना ही उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी कम करेंगे। अब आप चेक करने गए और आपने ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी हुई, आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा और उसमें बोला कि भाई ड्यू डेट के बाद अगर 90 डेज हो गए हैं तो उनको एनपीए बनाना है, डेटर्स को एनपीए बना देना है। आपने देखा कि भाई ये तो 150 दिन हो गए अभी तक एनपीए क्यों नहीं बनाया है, आप तो कह दोगे जी ये तो गलत है। वो बंदा क्या बोलेगा आपको आके, अरे भाई आप सीए हो, अभी आपको पता नहीं कि आरबीआई ने डेट एक्सटेंड कर दी है, आरबीआई ने 6 महीने का और टाइम दे दिया है। और आप कहोगे नहीं नहीं यार मेरे को कैसे पता होगा। अरे भाई ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लगातार डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। एटलीस्ट इनकी नॉलेज तो हो ना आपके पास, है ना। तो अब आप भी अगर इनकम टैक्स अगर आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है मई 21 या नवंबर 21 के लिए, तो आपने पढ़ा होगा कि टीडीएस के केस में कुछ रियायतें दी हैं। रियायत का मतलब क्या होता है कि रेट को थोड़ा कम कर दिया है कोविड की वजह से। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, भूल जाओ एक बार, ठीक है। तो मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पीएफ और आरबीआई की वो नोटिफिकेशन। अब आरबीआई की वो नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आरबीआई की हर नोटिफिकेशन पढ़ोगे। आपको
आरबीआई की हर नोटिफिकेशन नहीं पढ़नी है आपको, आरबीआई की वो नोटिफिकेशन पढ़नी है जो आपके काम आएंगी ऑडिट करते टाइम, जो कि आपको चेक करनी है जाके, समझ रहे हो। तो एक बार और मैं ऐड कर देता हूँ आरबीआई की नोटिफिकेशन भी इसमें, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था, पीएफ एक्ट, ग्रेचुटी वाला, ठीक है, एटसेट्रा और भी होते होंगे, ठीक है। तो वो सारे एक्ट्स, वो सारे नोटिफिकेशंस, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, इन सब को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं, दोबारा बोलो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है, जितने लॉज, जितने एक्ट, जितनी गाइडलाइंस, जितनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सभी को मिला के बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें वो फूड एडल्ट्रेशन वाला नहीं आ रहा जिसमें नेस्ले वाला जो पंगा हुआ था, वो एक्ट नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो, मतलब आप डिफरेंस समझ रहे हो। एक तो वो वाले सारे लॉज हैं, वो वाले सारे एक्ट्स हैं, वो वाले सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो वाले सारी नोटिफिकेशंस हैं जो कि डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करती हैं, और उसके अलावा वो वाली हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। देखो इनडायरेक्टली तो अब नेस्ले के ऊपर केस हुआ, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो पेनल्टी का अमाउंट पीएनएल में आएगा, फिर इनडायरेक्टली तो वो भी इंपैक्ट करेगा, बट डायरेक्टली ये सब इंपैक्ट कर रहे हैं। उसका फॉर्मेट क्या बनाना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बैंक की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, वो तो आप नहीं पढ़ते, आपको तो बैंकिंग का सिर्फ अकाउंटिंग बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। इंश्योरेंस में पता नहीं कितनी बातें होंगी, लेकिन सारा कुछ नहीं पढ़ाया जाता आपको। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि इंश्योरेंस का क्या फॉर्मेट है, या कुछ बेसिक चीज़ें जो डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन को या फिर प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करती हैं। और इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। काफ़ी लोग इस चीज़ पर रुक जाते हैं कि यार नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये सब होते हैं, और भी कोई होगा। ये जो लिस्ट है कंप्लीट नहीं है, ये तो जब आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाओगे वहीं आपको समझ आएगा। अब जैसे मान लो आप रिलायंस की ऑडिट करने गए, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, आरबीआई की नोटिफिकेशन आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है। मान लो आप किसी ऐसी कंपनी में गए जहां पर लोगों की सैलरी 1-2 लाख ही है, जहां पर ग्रेचुटी लगता ही नहीं, तो फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आपका एफआरएफ, शॉर्ट में बोलते हैं एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है। मतलब कि आप पहले कंपनी में जाओ, कंपनी को समझो कि कंपनी में क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और आप फिर उस हिसाब से डिसाइड करो कि आपका, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या होगा इस कंपनी के अंदर। और फिर उस एफआरएफ के बेस पर आप आगे चेक करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद फिर अपनी ऑडिट करो। आप किसी बैंक की ऑडिट करने गए तो आप कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 नहीं लगा सकते। तो आप पहले एक लिस्ट बनाओ भाई क्या एफआरएफ है, उसके बेस पे फिर आप देखो कि क्या काम एक्चुअल में इसी बेस पर हुआ, यही तो आपको चेक करना है। एफआरएफ के बेसिस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही तो आपको चेक करना है। जो सेल एक्चुअल में हुई वो क्या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से रिकॉर्ड हुई, हाँ जी हुई। क्या जो क्लोजिंग स्टॉक था क्या वो AS2 के हिसाब से मेजर हुआ, जी हुआ। क्या जो ये एक्सपेंस था लोन वाला किसी कैपिटल एसेट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, क्या वो सही से कैपिटलाइज और सही से फिर रेवेन्यू में गया। क्या जो फाइनल फॉर्मेट बना वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बना, शेड्यूल 3 के हिसाब से ही। अगर बैंक है तो क्या NPS 90 डेज के बाद बनाए, और अगर आरबीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ कि 6 महीने हम छोड़ रहे हैं एक बार के लिए, तो क्या उसको कंसीडर किया गया। क्या इस कंपनी पे ग्रेचुटी लगती है, हाँ जी लगती है, तो क्या ग्रेचुटी जितनी काटनी चाहिए थी उतनी काटी। क्या पीएफ इस पे कंपनी पे लगता है, हाँ जी लगता है, तो क्या जितना पीएफ कटना चाहिए था उतना कटा। क्या डिपॉजिट करवाया। तो आपको सिर्फ ये, आपको ये तो चेक करना ही है कि जो उसको सेल हुई वो जेन्युइन है या नहीं। बट सेल जेन्युइन होना एक अलग मैटर है, और उस सेल की रिकॉर्डिंग ठीक से की गई है नहीं की
करी गई वो एक अलग मैटर है, और आपको दोनों ही चेक करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है या नहीं पड़ा वो भी चेक करना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ठीक से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई वो भी चेक करना है। जिस बैलेंस शीट में वो रिकॉर्ड हुई है बैलेंस शीट ठीक से बनी है या नहीं बनी वो भी चेक करना है। ठीक है, और ये जिस 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 लॉ जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस गाइडलाइन के बेसिस पर आप लोग चेक करोगे उसको क्या बोलते हैं, FRF। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्योंकि गाइडलाइन वर्ड बोल दिया तो कहीं कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से ना मिक्स कर ले। हाँ हाँ, देखो ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इससे पहले एंट्रीज हो हुआ के पूरा बिजनेस होता रहा, और ये 31 मार्च को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो एंट्रीज वेंट्रीज हुई, ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से हुई। TDS कटना था। अच्छा चलो एक एग्जांपल और, TDS कटना होता है, एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, ये सारे कहाँ लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। क्या इनकम टैक्स एक्ट हुई FRF है? हाँ जी है। आप चेक करोगे ना कि TDS की रिटर्न ठीक से भरी है कि नहीं भरी, TDS जमा करवाया या नहीं करवाया, एडवांस टैक्स जमा करवाया या नहीं करवाया, ये भी FRF है। ठीक है, तो जिस हिसाब से अकाउंटिंग का पूरा काम होना चाहिए, वो सारे एक्ट्स, वो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, वो सारे एक्ट्स, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सारे लॉज, वो सारी नोटिफिकेशंस, गाइडलाइंस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, उन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिली, अब आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ये एज पर FRF है या नहीं, ये आपको चेक करना है। और ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए, बनाने के लिए नहीं, ये चेक करने के लिए आपको अलग से गाइडलाइंस दी हुई हैं जिनको बोलते हैं एसएस। ये FRF नहीं है, ये FRF नहीं है, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए ना उनको बोलते हैं FRF। और आपको चेक करना है कि वो FRF फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। और उसको चेक करने के दौरान जो अब आपको गाइडेंस चाहिए ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी चेक करते हुए, सैम्पलिंग की प्रॉब्लम आएगी चेक करते हुए, जॉइंट ऑडिटर की प्रॉब्लम आएगी चेक करते हुए, अदर ऑडिटर की प्रॉब्लम आएगी चेक करते हुए, ऑडिटर्स एक्सपर्ट की प्रॉब्लम आएगी। इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के दौरान आपको गाइड करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। समझ आ गया डिफरेंस? मैं एक बार वर्ड पूरा टर्म लिख देता हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लिख लो इसको भी साथ में। लिख लिया? समझ आ गया मीनिंग? FRF का मीनिंग समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, आप गए किसी कंपनी की ऑडिट करने, और आपके लिए वहाँ पर चाय मंगवाई गई, और चाय लेकर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब देख के ही लग रहा है कि ये 7-8 साल का होगा। ठीक है, 7-8 साल का बच्चा आपके लिए चाय लेकर आया। अब क्या 7-8 साल का बच्चा बच्चे को कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, कोई ऐसे काम करवा सकता है? नहीं करवा सकता। क्या बोलते हैं उसको? चाइल्ड लेबर, है ना। आपने चाय ली, आपने देखा ये तो 8-10 साल, मन में सोच रहे हो आप, ये तो 8-10 साल का ही लग रहा है, 14 साल का तो नहीं है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, छोड़ ना, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आया हूँ, और मैं चेक कर लूँगा, उससे इस बात का क्या लेना देना है। इसको सैलरी दे रहे होंगे, वो मैं चेक कर लूँगा, सैलरी जितनी इसके साथ अग्री हुई थी वही दी है या नहीं दी, पेमेंट करी या नहीं, वो मैं चेक कर लूँगा सैलरी का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करे।
लेकिन अगर ये 14 साल का नहीं है, उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? अगला नौकरी कर रहा है, वो नौकरी दे रहा है। ये तो चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा आएगा तो वो देखेगा, मेरा क्या, मैं तो ये हूँ। मेरे को तो बताया, मेरे को तो पढ़ाया भी नहीं चाइल्ड लेबर एक्ट। ये तो मेरे को जनरल नॉलेज है बस। मेरे को तो पता ही नहीं चाइल्ड लेबर एक्ट, सी इंस्टीट्यूट ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो ठीक है, इग्नोर, बाय, टाटा। कुछ कुछ गलत लग रहा है? लग रहा है? जिनको लग रहा है ठीक है, जिनको नहीं लग रहा है उनको और आगे सिचुएशन, आगे कहानी बताते हैं। ये सीए साहब यहीं बैठे हुए थे, और ये बच्चा जो था, ये चाय इनको काम करते करते या 2-4 बार बंदा चाय पी ही लेता है, दूसरी बार फिर चाय लेके आया वो। इतने में चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट, जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, उनकी रेड पड़ गई। उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि भाई यहाँ पर तो बच्चों को काम पे लगा रखा है इन्होंने। वो लेबर डिपार्टमेंट वाले आ गए, उन्होंने आके रेड मारी। उन्होंने देखा कि ये इकलौता क्या, 4-5 बच्चे और भी थे ऐसे काम करने वाले। इस कंपनी की पड़ोस में फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने देख लिया आपको, इस बच्चे, अब आप एक ऑफिस में बैठे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है ना, ऑफिस ऐसे बंद से नहीं होते उनके, मतलब बीच में ग्लास लगे होते हैं कि बाहर से सब दिखता है, अंदर से बाहर का सब दिखता है, बाहर से अंदर का सब दिखता है। तो आप बैठे हो और ये बच्चा खड़ा है यहाँ पे, आपको चाय दे रहा है, आपके लिए चाय, आपकी टेबल भी साफ 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 वगैरह कर रहा है। वो लेबर इंस्पेक्टर ने देख लिया। वो लेबर इंस्पेक्टर वहाँ के कंपनी के किसी एम्प्लॉय से, जिससे वो, जिसको उसने पकड़ के रखा होता है, उससे पूछता है जी ये बंदा कौन बैठा है, आपके लिए पूछ रहा है कि ये आदमी कौन बैठा है। तो उसने बोला जी ये तो हमारे सीए साहब हैं, ऑडिट करने आए हैं। तो उसके मन में क्या क्या ख्याल जाएगा उसके मन में? वो तो ये सोचेगा ना कि यार सीए है ये है, और सीए इज़ अ वेरी, बहुत ही रेपुटेशन वाला प्रोफेशन है। तो वो लेबर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर क्या सोचेगा, यार ये सीए है, इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये 14 साल का बच्चा नहीं है, ये इतना छोटे से बच्चे को काम पे लगा रखा है, चाइल्ड लेबर क्राइम है, और इसको, ये सीए होकर इसको दिख नहीं रहा है। समझ रहे हो? मान लो कि आप किसी ऐसी किसी फैक्ट्री की, किसी कंपनी की ऑडिट करने गए, वहां पर आपने देखा कि जो वहां का सुपरवाइजर है वो किसी फीमेल एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ये ट्रेंड बना हुआ है, फीमेल एम्प्लॉयज को इस कंपनी में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप क्या कहोगे? जी मुझे तो पता ही नहीं सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट कुछ है अभी तो। एक्ट तो नाम सुना हुआ है, पर मैंने पढ़ा थोड़ी ना हुआ, मेरे को क्या पता है सेक्सुअल हरेसमेंट है या नहीं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। या चाइल्ड लेबर वाले केस का अगर एग्जांपल लूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं नहीं देखता हूँ। या वो सेक्सुअल हरासमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेरे को क्या मतलब है? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन दो बातें, पहली बात तो ये कि आप एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन का पार्ट बनने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि एक एक चीज़ पता होगी, आपको एक एक कानून पता होगा, लेकिन ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, ये तो सबको ही पता है। ये तो मतलब अगर कोई सीए नहीं भी है, कोई 12th का भी बच्चा है, तो उसको भी समझ आ जाती है यार। ये बातें तो सबको ही पता होती हैं। और अगर नहीं भी पता तो आपको डाउट तो होना चाहिए, आपको डाउट तो होगा यार इतना छोटा सा बच्चा काम कर रहा है। चलो आपको नहीं पता कि कितनी एज वाले बच्चा काम नहीं कर सकता, आपको ये तो दिख रहा है ना कि यार ये बच्चा बहुत छोटा है, आप कम से कम किसी से कंसल्ट तो कर सकते हो। या आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि भाई ये यहाँ पर गलत काम हो रहा है। आपको नहीं, एग्जैक्ट लॉ की नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, और कॉन्टैक्ट्स नहीं भी हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हो। वो लॉयर ही था जिसको आप ऑडिटर्स एक्सपर्ट बना के ला रहे थे किसी और काम के लिए, आप उसी से फ़ोन करके पूछ लो कि भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा है, तो ये क्या है, मतलब क्राइम है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उसका कोई कॉन्टैक्ट होगा, वो आपको बता देगा। लेकिन आंख बंद कर लेना या इग्नोर कर देना तो ठीक नहीं है ना। पर सर फिर हम ऐसे क्या 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 करते रहेंगे हम? ऐसे तो फिर पता नहीं कौन कौन सी कंपनी क्या क्या गड़बड़ कर रही हो, हम ऑडिट करने जाएं। चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो हमको नॉलेज है, बट बाकी सब तो कोई नॉलेज ही नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे? भाई आपको चेक जाके चेक नहीं करना है, आपको एक एक बच्चे की आधार कार्ड नहीं चेक करना कि भाई इसकी ये 14 साल है या 14 साल नहीं है। या आपको सारी लेडीज से जाके पूछना नहीं है कि आपके साथ कुछ किसी ने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया, नहीं। पर अगर आपने देख लिया ऐसा होते हुए, तो आप आंख नहीं बंद कर सकते।
तो पहली चीज़ तो ये कि आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कोई ये नहीं कह रहा, आपको सीए इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा, आपको सरकार ये नहीं कह रही कि आप इन चीज़ों को बताओ, आप इन चीज़ों को ढूंढो, नहीं, लेकिन अगर आपको दिख रही हैं तो बताओ तो सही। आप चलो सीए नहीं हो, आप नॉर्मल आदमी हो, आप सड़क से जा रहे हो और किसी के साथ ऐसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, क्या आप रिपोर्ट नहीं करोगे? या आप कहोगे छोड़ना, मेरा क्या लेना देना, नॉर्मली सब ऐसे ही करते हैं, बट जनरली सोचो कैसा करना सही है? नहीं ना। फिर और वहाँ तो आप इतने बड़े प्रोफेशन का पार्ट हो, वहाँ पर सड़क पर चलते हुए तो आप हो, लेकिन जब आप कहीं ऑडिट करने गए हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप आईसीआई के मेंबर हो, आप एक इतने रेप्यूटेड प्रोफेशन के मेंबर हो। तो आपको वो चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो आपको एटलीस्ट उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट इन चीज़ों का इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है। एफआरएफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ये जो लॉज हैं इनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, ना भी हो क्या पता, लेकिन हो मोस्टली होता ही। अब नेस्ले की अगर मैगी में लेड मिला तो भाई वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, फिर पेनल्टी देगा तो हो गई। अब ये चाइल्ड लेबर में फंस गया, हो सकता है पता नहीं कितने दिन के लिए वो सील कर दें ऑफिस को, कितनी पेनल्टी देनी पड़े, कोर्ट में केस लड़ना पड़े, रिसोर्सेज तो जाएंगे, बिजनेस के ही जाएंगे। या फिर वो हरासमेंट हुई, उसका केस हो गया, तो कंपनी पे इम्पैक्ट तो आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट तो आ ही जाएगा, इनडायरेक्टली आएगा मैं मानता हूँ, लेकिन आ तो जाएगा। तो मतलब कि आपको ये तो चेक करना है, ये तो आपको एक्टिवली चेक करना है कि एफआरएफ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको कोई अदर लॉज एंड रेगुलेशंस एफआरएफ के अलावा, एफआरएफ में कौन से कवर हो गए? इनकम टैक्स कवर हो गया, जीएसटी कवर हो गया, आपका कंपनीज एक्ट कवर हो गया, मतलब जो जो आपको पढ़ाए गए हैं, पीएफ कवर हो गया, ग्रेचुटी कवर हो गया, जो जो आपको बेसिकली पढ़ाए गए हैं, आरबीआई के नोटिफिकेशंस कवर होगी, जो जो आपको पढ़ाए गए वो सब एफआरएफ में कवर हो गए। इसके अलावा जो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं वो आपको जाके एक्टिवली चेक नहीं करने, लेकिन अगर आपको कोई गड़बड़ दिख रही है तो उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैनेजर है, उसके बारे में आपको कुछ ऐसी न्यूज़ पता चली, भाई ये बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, तो क्या कंपनी के शेयर होल्डर जानना नहीं चाहेंगे कि भाई कल को पता चले हमारा मैनेजर फंस जाए तो नाम तो फिर कंपनी का खराब होगा ना, रेपुटेशन तो कंपनी की खराब होगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एक इस बात का भी है कि आपको अदर लॉज एंड रेगुलेशंस के केस में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे उनको रिपोर्ट करना है, कितना रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है। क्योंकि ऐसे एथिकल डायलेमास आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपके प्रोफेशन के दौरान आपके मन में आ सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं, तो आप वहां पर आंख बंद करके नहीं रख सकते। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि चलो मैं आंख बंद कर रहा हूं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि चल यार मैं तो एक्ट करूंगा इसके ऊपर। तो अब आपको सिचुएशन में क्या करना है? आपकी वही इनकंसिस्टेंसी हो गई, मुंबई वाला सीए बोलता है जी नहीं मैं तो एक्शन लूंगा, दिल्ली वाला सीए बोलता है छोड़ना यार, तो नहीं, आपको एक बेसिक गाइडलाइन दी गई, आपको वो गाइडलाइन फॉलो करनी है। ऐसी सिचुएशन में दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो स्टेप्स क्या हैं वो उस एसए में दिए गए हैं। एसए का नंबर क्या है? एसए का नंबर है 250। एसए 250, अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। तो एफआरएफ और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस का डिफरेंस समझ गया? एफआरएफ आपके जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिनकी बेसिस पर ही आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, आपके बहुत सारे उसमें जो आइटम्स आ रहे हैं वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर डायरेक्टली, वो तो है आपका एफआरएफ। और जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, जो हो सकता है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर दे, वो है अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। एफआरएफ तो आपको चेक ही करना है कि एफआरएफ के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदर लॉज एंड रेगुलेशंस आपको खुद जाके चेक नहीं करना है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम कुछ लग रही है तो आपको उसके ऊपर एक्शन कैसे लेना है। इनफैक्ट अभी मैं बहुत ही लूजली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली चेक नहीं करने हैं, या फिर आपको अगर दिख रहा है, ये जब ये ऐसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, इस चीज़ की और क्लैरिटी होगी। अभी मैं बस आपको इन दोनों का फ़र्क समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑडिट मतलब मैं आपको एक
हल्का हल्का सा ना, अलग अलग सिचुएशंस का, अलग अलग प्रॉब्लम्स का थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। क्यों एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ? ताकि जब 5वीं 6ठी क्लास में जब हम लोग ऑडिट में घुस जाएं, तब आप लोग ऑडिटर के दिमाग से ही सोचो। आप लोग एक स्टूडेंट के दिमाग से ना सोचो, आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट के दिमाग से ना सोचो जिसने भी ऑडिट नहीं पढ़ी है। आप लोग एक प्रोफेशनल बन के सोच पाओ, ठीक है? तो इसीलिए इन सब का बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। देखो, इन सबको डिटेल में पढ़ के आप बाद में ऑडिट करोगे, है ना? लेकिन इन सबको थोड़ा थोड़ा समझ के आप ऑडिट को समझ तो पाओगे ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऑडिट करने लायक हो जाओगे, लेकिन ऑडिट को समझने लायक तो हो जाओगे, पूरा पढ़ के करने लायक हो जाओगे, ठीक है? ठीक है। तो अभी ये हाफ थोड़ा छोटा रहा, मेरे को सिर्फ यही बताना था, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड हाफ है वो मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें से पढ़ेंगे। तो अभी एक बार ही ब्रेक ले लेते हैं और सेकंड हाफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको इस नाम ही लिख लीजिए बस, और तो कुछ नहीं है, FRF का नाम लिख लीजिए, ठीक है जी? चलो, ओके। हाँ जी, ब्रेक के बाद आ जाइए वापस। FRF का मीनिंग समझ आ गया, और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस का। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगले लेक्चर में ना आप लोगों को जो जितने भी ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो नाम पढ़े हैं ना, जैसे मटीरियलिटी पढ़ा, जॉइंट ऑडिटर पढ़ा, ऑडिटर्स एक्सपर्ट पढ़ा, ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ा, इन सब की डेफिनेशन भी मैं आपको ना अगले लेक्चर में सोच रहा हूँ कि रीड करवा दूँ। जिससे क्या होगा ना कि आप लोगों के पास भी कुछ याद करने लायक हो जाएगा मटेरियल, और आपको भी लगेगा कि जी बुक में कुछ हम कहीं तो आगे बढ़ रहे हैं, है ना? अभी तक हो सकता है कि पहले लेक्चर में शायद हमने बुक देखी थी, उसके बाद अब चौथा लेक्चर है, हमने बुक देखी ही नहीं है ना? और वैसे तो लेक्चर्स भी छोटे ही हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, मतलब मेरे ख्याल सवा 1.5 घंटे के ही बन रहे हैं लेक्चर्स। तो कोई बात नहीं, अभी तो मतलब बेस तैयार हो रहा है, जब फिर ताकि जब हम मटेरियल के अंदर घुसें तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फिर उसको पढ़ने में, ठीक है? फिर हमको ये ना लगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक? चलो, अभी तक हम एसेज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? हमने इधर उधर की बातें बहुत सारी कर ली। अब एक बार क्या करते हैं ना, एक बार ऑडिट ही करते हैं। एक बार के लिए आप ये मानो कि अब आप ऑडिट ही करते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते। आप गए किसी कंपनी की ऑडिट करने, उन्होंने आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए इसी फॉर्मेट में, और मान लो यही फॉर्मेट एप्लीकेबल है। अभी ये मत सोचो कि भाई इस कंपनी बोल रहे हो सर आप, तो इसके ऊपर तो शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होना चाहिए। एक बार के लिए ये मान लो कि यही एप्लीकेबल है, ताकि मेरे को समझाने में आसानी रहे, ठीक है? उन्होंने आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, आपने रिस्क असेसमेंट की, आपने एक एक आइटम का रिस्क असेस किया, और रिस्क असेस करके आपने ये डिसाइड करा जी वेजेस एंड सैलरी का जो रिस्क है वो हाई है, और वेजेस एंड सैलरी को आप डिटेल में चेक करोगे, ठीक है? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी कि वेजेस एंड सैलरीज कितनी है, 18,50,000। P&L में डाल रखे हैं 18,50,000 रुपए की वेजेस एंड सैलरी। अब ये 18.5 लाख की कैलकुलेशन तो की होगी ना। एक कंपनी में, एक बिजनेस में 8, 10, 15, 20, 100, 150, 1000 कितने भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो उन सब की एम्प्लॉयज़ की सारी सैलरी मिला के ये अमाउंट बना होगा। उन सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर और भी कोई बेनिफिट्स अगर उनको दिए गए तो वो सारा मिला के ये बना होगा, है ना? 18.5 लाख रुपए। तो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि जी कितने एम्प्लॉयज़ थे, क्या सैलरी थी, क्या जो कैलकुलेशन करी है ये 18.5 लाख की, क्या सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को ऐड कराया, कहीं कोई छोड़ तो नहीं दिया, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं था कि जो एक्स्ट्रा डाल दिया। एक्सपेंसेस बढ़ाने थे, प्रॉफिट कम करना था ताकि टैक्स कम भरना पड़े, तो एक आध एम्प्लॉय बढ़ा के दिखा दिया। या ऐसा भी तो हो सकता है किसी एम्प्लॉय के साथ सैलरी अग्री तो हुई थी 50,000 रुपये, लेकिन उसको दी भी 50,000 रुपये ही, बट एक्सपेंस डाल रखा 70,000 का। ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में आएगी ना कि ये जो 18.5 लाख की कैलकुलेशन करी है कैसे करी है ना? तो अब आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना भाई कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी थी, और कैलकुलेशन कर लोगे। कोई ऐसी कोई मुश्किल बात तो है नहीं, है ना? तो आपने क्या करा, जिस आदमी ने, वो जो आदमी आपके साथ बिठाया हुआ था ना, याद करो पहले दूसरे लेक्चर में जब मैंने बताया था कि एक आदमी को साथ में बिठा गया आपके, आपने उस आदमी को बोला जी मुझे वेजेस एंड सैलरी चेक करनी है, तो आप ऐसा करो, आप मुझे अपने कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सब एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दो,
और ये बता के दो साथ में कि हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। और एक इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं, ये भी लिख के दो कि किस एम्प्लॉय ने किस तारीख को ज्वाइन किया था और किस तारीख को उसने रिजाइन किया था। ऐसा क्यों जानना है सर? सर ऐसा इसलिए जानना है कि हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय साल के बीच में आया हो, तो उसकी सैलरी वो 5 या 6 महीने की ही एक्सपेंस में डालनी चाहिए, है ना। आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि कोई एम्प्लॉय मान लो जुलाई में आया काम करने, तो बचे हुए महीने की सैलरी एक्सपेंस होगी ना। या फिर कोई एम्प्लॉय दिसंबर में छोड़ के चला गया, तो 3 महीने की सैलरी नहीं डालनी, है ना। बेसिक सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, ठीक है। तो आपने उनसे मांगी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट और आपने उसमें बोला कि भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ रेजिग्नेशन अगर किसी ने रिज़ाइन किया है वो दे दो मुझे, और साथ में ये बता दो कि किसकी कितनी सैलरी थी, मंथली सैलरी, ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने आपको लिस्ट दी, ये आपकी शीट नंबर 2 एम्प्लॉयज़ लिस्ट वाली में, ये उन्होंने आपको शीट दे दी कि भाई ये एम्प्लॉयज़ है, राम कुमार, श्याम कुमार, अजय सिंह, विजय सिंह, संजय कुमार, रजत सिंह, सी अक्षय कुमार, अभिषेक गुप्ता, विमल कुमार और प्रवीण कुमार, ठीक है। ये इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये इनकी सैलरी पर मंथ है। आपका साल है 2019-20, आपको 2019-20 की ऑडिट करनी है। तो पहला एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था 1 अप्रैल 2004 को और रिज़ाइन नहीं किया अभी तक, तो ये तो पूरा साल ही काम कर रहा था, है ना। श्याम कुमार 1 अप्रैल 16 को, ये भी पूरा साल काम कर रहा था। 17 ये भी पूरा साल काम कर रहा था। 18 ये भी पूरा साल काम कर रहा था। 19 1 अप्रैल 19, तो 19-20 तो इसने भी पूरा किया। उसके बाद 1 जुलाई 19, इसने 3 महीने काम नहीं किया। इसने 5 महीने काम नहीं किया, ठीक है। 1 सितंबर को आया ना, तो कितने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 5 महीने काम नहीं किया। सितंबर से फिर काम करना शुरू किया। इसने 1 अक्टूबर से काम करना शुरू किया, तो इसकी 6 महीने की सैलरी। विमल कुमार ने 1 जनवरी से काम करना शुरू किया और प्रवीण कुमार ने 31 मार्च को ज्वाइन किया। इसने 31 मार्च 2020 को ज्वाइन किया, तो इसने तो इस साल तो कोई काम नहीं किया ना, ठीक है। वो 1 तारीख से सैलरी, 31 मार्च का मतलब आप ये मान लो कि 1 अप्रैल ही हो गया, 1 अप्रैल 2020 हो गया, आपके अकाउंटिंग ईयर से, आपके फाइनेंशियल ईयर से बाहर चली गई बात। अच्छा, तो कितना आसान है। पहले एम्प्लॉय ने 12 महीने काम किया, दूसरे एम्प्लॉय ने भी 12 महीने काम किया, तीसरे ने भी 12 महीने काम किया, चौथे ने भी 12 किया, पांचवें ने भी 12 किया, ठीक है। छठे ने कितने महीने काम किया? 5 महीने नहीं किया इसने 7 महीने काम किया, ठीक है। इसने कितना किया? सॉरी, इसने जुलाई में किया ना, अप्रैल में जून, 3 महीने नहीं किया, 9 महीने काम किया इसने। इस वाले ने 7 महीने किया। इस वाले ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसने 6 महीना काम किया। विमल कुमार ने 3 महीना काम किया और इसने तो इस साल कोई काम किया ही नहीं, है ना। ये नंबर ऑफ मंथ इन्होंने काम किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, आपके पास ये इतना इतना पोर्शन आया था, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपके पास सिर्फ इतना इतना पोर्शन आया था जो वो साथ बैठे वाले बंदे ने आपको अरेंज करके दिया। अब आप खुद कैलकुलेट करो, अगर आपने जो कैलकुलेशन करी, अगर वो 18.5 लाख बन गई तो ठीक ही होगा, मतलब एटलीस्ट कैलकुलेशन तो चेक हो जाएगी। ये तो फर्स्ट स्टेप है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करना, मैं ये कह रहा हूं कि ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे आपने कैलकुलेशन चेक करी, आपने यहाँ टोटल का कॉलम और बना लिया और आपने किया टोटल। आपने टोटल क्या कर दिया, ये लो जी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया और इसका आपने कर दिया सम। यार MS एक्सेल ज़रूर सीख लेना भाई, ठीक है, बहुत ज़रूरी। आपका अमाउंट आया 18,25,000 और P&L में कितना डाला हुआ है? 18,50,000, तो डिफरेंस तो है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, यहां पर एक बंदा है CA अक्षय कुमार, दिख रहा है CA अक्षय कुमार, ये रहा CA अक्षय कुमार। CA अक्षय कुमार कौन हो सकता है? आपने साथ वाले बंदे से पूछा कि सर ये CA अक्षय कुमार कौन है, ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? उसने बताया ये तो जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार फिर इसका एक्सपेंस, जो इसको ये 4,90,000 दिए गए, ये पैसे, ये वेजेस एंड सैलरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी ना, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन कंपनी ने कहाँ दिखा रखा है? कंपनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखा रखा है। 18.5 लाख के टोटल में इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा रखा है, मतलब इसको इंक्लूड करके भी भाई 18,25,000 आ रहा है ना। इसको माइनस कर दूंगा तो और कम हो जाएगा, 14 लाख पे चला जाएगा।
तो मतलब मैंने एक अंदाज़ा लगाया, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने करा ही करा है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि इन्होंने ये सी अक्षय कुमार की जो सैलरी है ना, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाल दी हो, है ना। अभी तो मैंने बस एक इतनी इन्फॉर्मेशन देखी और इस इन्फॉर्मेशन से मैंने दो कंक्लूजन निकाली कि एक तो 18.5 लाख मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ इन द सेंस ये नहीं है कि कोई गलती ही हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से ये एम्प्लॉयज जो हैं काफ़ी सारे एब्सेंट हुए हों, साल के बीच में काफ़ी बार एब्सेंट हुए हों, छुट्टियां भी तो लेते हैं लोग, छुट्टी पे चला गया, किसी की खुद की शादी थी, किसी की बहन की शादी थी, किसी के पिताजी की शादी थी, लोग छुट्टी पे चले गए, सैलरी कट गई उनकी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप उन 3 कॉलम से आप ये अलग कह दोगे जी उन्होंने गलत ही काम करा है। आप आपको शक जरूर करना है, बट आपको ये भी नहीं कि आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ही ना सुनो, आप सोचो ही मत आगे। आपको यहाँ सोचना रोक नहीं देना, आपको सोचना है कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। एक कारण यही हो सकता है, अब सी अक्षय कुमार, ये भी पॉसिबल है कि क्या पता सी अक्षय कुमार की सैलरी उन्होंने इनडायरेक्ट में ही डाली हो, डायरेक्ट में डाली ही ना हो। वो तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि भाई उसका मिला के भी 18,25,000 ही बन रहा है ना। तो मतलब कि बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। उन एक्सप्लेनेशंस को आपको उनसे पूछना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि भाई आपने सैलरी डाल रखी है 18.5 लाख और मेरी बन रही है 18,25,000, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कि भाई लोगों को क्या आपने बोनस ज़्यादा दिया है? अब इसके अंदर तो सैलरी पर मंथ आ रही है, बोनस की वैल्यू आई नहीं रही इसके अंदर, क्या आपने लोगों को कुछ बोनस दिया है या लोगों के ऊपर कोई और एक्सपेंस करा है अपार्ट फ्रॉम दिस? तो आप मुझे बताओ कि बाकी का खर्चा, ये मेरा मैच क्यों नहीं कर रहा, आप मेरा मैच करवा दो। आप ये कह दो जी आपने 18.5 लाख डाले हुए हैं और आप अपनी कैलकुलेशन बता दो मुझे कि आपने 18.5 लाख कैसे बनाए। ठीक है, 2-3 डाउट्स आए आपके मन में, है ना। आपने बोला कि भाई आप मेरे को कैलकुलेशन दिखा दो, उन्होंने आपको ये एक कैलकुलेशन बना के दे दी। ये इन्होंने खुद ही बनाई थी, बना के दे क्या दी, उन्होंने खुद ही बनाई थी कि भाई जब उन्होंने खुद 18.5 लाख की कैलकुलेशन कैसे करी, उन्होंने ये कैलकुलेशन बनाई। ये पूरी सैलरी की डिटेल है मंथ वाइज कि भाई राम कुमार को मार्च 19 की सैलरी मिली 1 अप्रैल को। गलती, हाईलाइट करो इसको। गलती कैसे सर? मार्च 2019 की सैलरी थी, दी 1 अप्रैल को, लेकिन एक्सपेंस तो पिछले साल का है, तो इस साल में थोड़ी ना डालना था, है ना। तो एक गलती। अप्रैल की सैलरी अप्रैल की मिली, ठीक है, 1 मई को, ऐसे करके राम कुमार की 12 महीने की, फिर श्याम कुमार की, फिर अजय सिंह की, फिर विजय सिंह की, ऐसे कर करा के इन्होंने सबकी सैलरी की आपको एक लिस्ट दे दी। और टोटल आपका इन्होंने इनके हिसाब से टोटल है 18.5 लाख, और टोटल मेरा बन भी 18.5 लाख ही रहा है। तो पहली गलती तो आपको ये मिल गई कि ये नहीं होनी चाहिए, ये डिफरेंस था आपका। ठीक है, ये चलो हाईलाइट कर लिया। अच्छा, अब आप इसको देखो ध्यान से। आपने इस पूरी इंफॉर्मेशन को देखा और आपकी नज़र में आया सी अक्षय कुमार। ये लो, सी अक्षय कुमार को इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाल रखा है। सी अक्षय कुमार का एक्सपेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए, इसको इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है। मतलब कि मेरा जो अंदाज़ा था वो सही निकला, इन्होंने गलती कर रखी है। ये वाली भी दूसरी गलती मिली। अच्छा, तीसरी गलती तीसरी गलती है, ये देखो, ये नहीं, तीसरी गलती ये देखो, ये सौभाग्य सेतिया कौन आ रहा है भाई? एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में तो सौभाग्य सेतिया नाम का कोई बंदा ही नहीं था, है कोई? नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी सैलरी की जो डिटेल बनाई ना, उसमें 10,000 रुपये की सैलरी किसी सौभाग्य सेतिया नाम के बंदे को दे रखी है, और जो कि इन्होंने एक्सपेंस में टोटल करके भी डाल रखा है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के P&L में डेबिट किया हुआ है। लेकिन ये तो एम्प्लॉय ही नहीं है। क्या क्या कारण हो सकते हैं ऐसा करने के? पहला कारण कि भाई हो सकता है एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में सौभाग्य सेतिया का नाम डालना भूल गए हों। एक्चुअल में सौभाग्य सेतिया कोई एम्प्लॉय है इस कंपनी का, लेकिन वो लिखना भूल गए, इस लिस्ट में डालना भूल गए। ठीक है, हो सकता है। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सौभाग्य सेतिया क्या पता है एम्प्लॉय हो ही ना, क्या पता ये 10,000 का एक्सपेंस फेक एक्सपेंसेस हो। सर फेक एक्सपेंसेस क्यों डालेंगे?
एक्सपेंस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कम करने के लिए, टैक्सेस बचाने के लिए, क्या पता ये ऐसा हुआ हो। पॉसिबिलिटी तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि भाई ये गलती हुई हो। तो अब आप एक सेकंड, हाँ, तो सौभाग्य सेतिया नाम के ऊपर एक्सपेंस डाला हुआ है। अब सौभाग्य सेतिया एक्चुअल में एम्प्लॉई है नहीं है, एक्सपेंस ये जेन्युइन है फेक है, कुछ नहीं पता अभी तक तो, है ना। तो हम लोगों को अब ये भी चेक करना है कि क्या सौभाग्य सेतिया नाम का एक्चुअल में कोई एम्प्लॉई है। ठीक है, मतलब बेसिक सी, आपने सिर्फ इस डेटा को देखा, आपने पहले उस डेटा को देखा, उसमें से आपको दो चार डाउट्स आए, फिर आपने इस डेटा को देखा, इसमें आपको और दो चार डाउट्स आए। अब आपको इन डाउट्स को क्लियर करना। अब इस डाउट को आप कैसे क्लियर करोगे? सबसे पहला डाउट, सबसे पहले ना सौभाग्य सेतिया का जो एक्सपेंस डाला हुआ है ना, उस डाउट को क्लियर करते हैं, उसी के बेस पे पूरा समझ लेते हैं। अच्छा, आपने क्या किया, आपने जिस एम्प्लॉय ने ये बनाया है, आपने अपने वो साथ वाले बैठे बंदे को बोला कि भाई सर, जिस एम्प्लॉय ने इस शीट को बनाया हुआ है ना, क्योंकि ये बंदा नहीं बना रहा होगा, ये बंदा तो आपके लिए, आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए बैठा हुआ है। बताया था ना कि डिपार्टमेंट, कंपनी में बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब में अलग अलग काम हो रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी आई, ये बंदा आपको लिंक बना सकता है आपका उस आदमी के साथ, आपको उससे मिलवा देगा जाके कि जी ये बंदा, आप पूछ लो क्या पूछना है। तो आपने इसको बोला जी इस बंदे को बुलाओ जिसने बनाया है, इसने उस बंदे को बुला दिया, ह्यूमन रिसोर्स का बंदा था मान लो। वो बंदा आया, आपने उससे पूछा कि ये यार, ये आपने कैलकुलेशन बना के दी है, इसमें ये सौभाग्य सेतिया नाम का कौन है, ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में तो आ नहीं रहा है। उसने देखा, उसने देखा अच्छा नहीं आ रहा है, सर रह गया होगा लिखना, ऐसा हो सकता है सर। वो ना असल में ये शीट हम ना नॉर्मली बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी क्या होगी आप सोचो, जनरली यही लैंग्वेज हो, सर ये ना शीट हम नॉर्मली बनाते नहीं हैं, ये तो आपने मांगी तो मैंने खुद फिर बनाई, तो हो सकता है कि ये रह गया हो नाम लिखना मेरा मुझसे। तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। और आपने क्या करा, आपने मान ली उसकी बात। आप मुझे एक चीज़ बताओ, उसने बोला कि सर गलती हो गई, और आपने मान लिया कि हाँ जी गलती हो गई, और गलती भी उसने ये नहीं मानी कि एक्सपेंस गलत डाल रखा है, उसने गलती ये मानी कि इस लिस्ट में मैं नाम लिखना भूल गया। आपके लिए ज़्यादा बड़ी गलती क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है कि सौभाग्य सेतिया नाम का एम्प्लॉई एक्चुअल में ही नहीं था और ये एक्सपेंस गलत डला हुआ है, और यही चीज़ तो आपको ढूंढनी थी। और उसने आगे बोला जी नहीं सौभाग्य सेतिया एम्प्लॉय तो है, बस मैं उस लिस्ट में डालना भूलकर आपने मान लिया। वो तो पता ही था। अगर वो गड़बड़ कर रहा होगा, अगर उसने जानबूझ के एक्सपेंस डाला है, तो वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो बना के देगा ही ना। वो ये थोड़ी ना मान लेगा आती पहली बार में कि नहीं जी हाँ जी मैंने जानबूझ के डाला था। कोई कोई बंदे होते हैं जो पकड़े जाने पे एकदम से बक देते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं बोलते। तो अब क्या आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इस बात को? क्या और इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपने इस बंदे को क्या बोला, जिसने आपको ये, जिसको आपने बुलाया था एचआर वाले को, आपने उसको क्या बोला, सर ऐसा करो, अभी तो आज तो लेट हो रहा है, ठीक है, कल सुबह इस सौभाग्य सेतिया को मेरे सामने लेकर आओ, साथ में इसका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट भी लेके आना, साथ में इसका आईडी प्रूफ भी लेकर आना। सर क्यों आईडी प्रूफ क्यों? अरे भाई वो तो किसी भी बंदे को उठा के ले आएगा और कह देगा जी ये सौभाग्य सेती है, वो बंदा, वो इसका कोई दोस्त यार होएगा, वो आके बोलेगा हाँ जी मैं ही हूँ सौभाग्य, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, क्या है, दो लाइनें तो बोलनी है उसको। तो आपने क्या कहा, आपने कहा आईडी प्रूफ भी लेकर आना। अगले दिन वो लेकर आया, उसने आईडी प्रूफ दिखाया, आईडी प्रूफ पे सौभाग्य सेतिया ही नाम था, इसी की आईडी प्रूफ थी जिस बंदे को वो लेकर आया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी बना हुआ है। क्या अब आप मान जाओगे?
बताओ, क्या अब आप मान जाओगे? भाई सबूत है आपके पास, सौभाग्य सेतिया एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है सौभाग्य सेतिया के साथ। सौभाग्य सेतिया बंदा आपके सामने खड़ा है, वो बंदा खुद बोल रहा है जी मैं काम करता हूँ, आईडी भी चेक कर ली। अब क्या आप मान लोगे? थोड़े थोड़े कन्विंस होने शुरू हो जाओगे, लेकिन अभी मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है जेन्युइनली उसका सच में कोई सौभाग्य सेतिया नाम का ही दोस्त हो, और उसने जो ये फेक एम्प्लॉय का नाम रखा हो अपने दोस्त के नाम पे रख दिया हो। और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट तो क्या है, मैं आपको अभी 5 मिनट में बना के दे दूंगा आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। बताओ कौन सी कंपनी का नाम का बनवाना है, कितनी सैलरी लिखवानी है, बताओ, अभी बना देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे ये सब काम करने में तो, है ना? तो अभी भी आप रुक नहीं सकते, अभी भी आप एक दो स्टेप और आगे बढ़ सकते हो, इस सिर्फ इस एक लौते पॉइंट को चेक करने के लिए। क्या बढ़ सकते हो? आप सोचो कि देख यार, बंदा है सौभाग्य सेतिया नाम का, उसकी आईडी भी मैंने चेक कर ली, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी बना हुआ है। बट अगर ये सैलरी नकली है, अगर ये सैलरी फेक है, तो हो सकता है कि उस बंदे को पेमेंट ना हुई हो इन 5,000 की। भाई देखो, हर एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट भी तो होती होगी, और जनरली तो, क्योंकि हम बड़ी कंपनीज की बात करें तो जनरली बड़ी कंपनीज में तो बैंक के थ्रू ही होती है पेमेंट, बैंक से ही पेमेंट होती है। क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कंपनी वाले क्या करते हैं, जैसे ये एक शीट बना के उन्होंने, इसी टाइप की एक शीट बना के उन्होंने मंथली, ये तो पूरे साल की है ना, मंथ वाइज ही जाती है सैलरी, तो मंथ वाइज जाती है, तो वो हर मंथ की पूरी कैलकुलेशन करके कि कौन बंदा कब एब्सेंट था, कितने दिन प्रेजेंट था, क्या ओवर टाइम था, सब कुछ कैलकुलेट करके वो हर मंथ एक शीट बना के, जिसमें हर एक एम्प्लॉय की सैलरी, कितनी सैलरी पे करनी है, कितनी सैलरी पे करनी है, कितनी सैलरी पे करनी है, वो लिस्ट भेजते हैं बैंक को, और फिर वो बैंक पेमेंट कर देती है उसमें से, या फिर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते हैं। आजकल तो नेट बैंकिंग का जमाना है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके हिसाब से पेमेंट कर देता है सारे एम्प्लॉयज को। तो अगर ये एम्प्लॉय जेन्युइन है, तो वो जो हर महीने की, जो इन 2 महीने की, इसने 2 महीने की ही सैलरी दिखा रखी है, फरवरी और मार्च की, तो वो जो शीट बन के गई होगी ना, जिसमें उनकी मंथली सैलरी की डिटेल होगी जी, इतनी इतनी पे करनी है, उस शीट में इसका नाम होगा। और सिर्फ उस शीट में नाम नहीं होगा, पेमेंट हुई होगी ना, तो पेमेंट भी हुई होगी उस अमाउंट की। तो अब आप क्या करोगे? आप जाकर उसको भी चेक करोगे, उस पेमेंट की शीट को भी चेक करोगे, ये भी देखोगे कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई। अगर पेमेंट भी हुई है 5,000 की, अगर पेमेंट भी हुई है 5,000 की, तो आप 90% के करीब आप कन्विंस हो चुके हैं। अब अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है पेमेंट करके कैश वापस ले लिया हो, तो कैश का बैलेंस बढ़ा होगा। सर कैश का बैलेंस, कैश लिया लेकिन कैश में एंट्री नहीं करी, कैश में वो बैलेंस बढ़ाया नहीं, ठीक है, कैश में बुक्स में एंटर नहीं किया, तो मतलब कि फिर तो वो एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है। फिर कंपनी के लेवल पे दिक्कत नहीं हो रही, फिर तो हो सकता है ये एम्प्लॉय फ्रॉड कर। फिर आप क्या करोगे? फिर आप कंपनी के सीनियर लेवल के लोगों के पास जाओगे, आप उनसे बात करोगे कि सर देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, मुझे ये डाउट है। लेकिन लेकिन अब आप यहां पर किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हो। आपने जो जो सबूत मांगे, आपने एम्प्लॉय का आईडी मांगा, मिल गया। आपने पेमेंट की डिटेल मांगी, मिल गई। आपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मांगा, मिल गया। आपने और क्या कर सकते हो? आप उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे देखो, साइन एचआर वाले ने नहीं करे होंगे, साइन किसी सीनियर बंदे के होते हैं। आप उस सीनियर बंदे के पास गए, उसने कहा हाँ जी मैंने साइन करे हैं। मतलब कि आप जितना ज़्यादा डाउट निकाल निकाल के जितना खोद सकते थे आपने खोद लिया, लेकिन एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे आपको ये कंफर्म हो या ये डाउट आपका बढ़े कि भाई ये एक्सपेंस फेक है। मतलब कि उसने आपको साबित कर दिया लगभग। अब तो भाई, अब चोरी कर रहा है वो तो फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाना है, वो तो इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, और चोरी का इल्ज़ाम अगर आप ऐसे किसी पे लगा नहीं सकते, आपको और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा क्या किसी और, कोई और एम्प्लॉय भी है ऐसा? नहीं है, ऐसा तो और कोई एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ सौभाग्य सेतिया का सिर्फ 10,000 रुपये ही है। तो यार हो सकता है कि जेन्युइन ही हो। अब तो आप मतलब कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ यार जेन्युइन ही है। यहां तक का काम आपके बस में था, आपने बहुत अच्छे से करा। लेकिन जब उसने आपको पहले आते ही आपको बोल दिया कि ये तो वो एम्प्लॉयज की लिस्ट थी ना, वहां पर मैं नाम लिखना भूल गया, और तभी अगर आप ये कह दो कि हाँ ठीक है गलती हो सकती है, ठीक है, आगे आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो फिर आपने अपना काम ढंग से नहीं किया। जब आपका सीनियर, अब आप आर्टिकलशिप करने जाओगे, आपका कोई सीनियर होगा, वो सीनियर आपसे पूछेगा कि भाई क्या क्या चेक किया तूने, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी बता।
आपने बताया जी ये सौभाग्य सेतिया का नाम आ रहा था कैलकुलेशन में, लेकिन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में नहीं आ रहा था। तो पूछेगा तूने क्या चेक किया फिर? कुछ नहीं सर, उसने बोला कि एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में उससे नाम लिखना रह गया था, तो ठीक है, मुझे लगा हाँ गलती तो हो ही जाती है। तो आपका सीनियर आपसे ये बोलेगा कि भाई ठीक है गलती हो जाती है, नो डाउट, शुरू में तो प्यार से बात कर सकता है, ठीक है, बाद में नहीं करेगा कि हाँ गलती हो सकती है, लेकिन एक बात ये भी तो सोच के देख, क्या पता गलती ना हुई हो, क्या पता उसने जानबूझ के ही वो चीज़ डाली हो उसके अंदर, क्या पता वो 10,000 का जो एक्सपेंस डाला हुआ है वो एक्चुअल में फेक सैलरी हो, क्या पता सौभाग्य सेतिया नाम का कोई एम्प्लॉय सच में एग्जिस्ट ना करता हो। तो तूने उसको चेक करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? आप कहोगे कुछ नहीं लिए। तो मतलब कि आपने अपने काम को ठीक से नहीं किया। लेकिन जब आपने, आपके सीनियर ने बुलाया, आपने बोला जी सौभाग्य सेतिया नाम का एक्सपेंस आ रहा है, उन्होंने पूछा क्या एक्सप्लेनेशन दी, उससे पूछा तूने एचआर वाले से? आपने बोला हाँ जी पूछा, उसने बोला कि एम्प्लॉय की लिस्ट में नहीं आ रहा था नाम। तो फिर क्या किया तूने? फिर सर मैंने उसका आईडी प्रूफ मंगवाया, फिर मैंने उसका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मंगवाया, मैंने एचआर का जो जिसने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ था उससे बात की, मैंने पेमेंट डिटेल चेक करी कि पेमेंट हुई भी है या नहीं हुई, मैंने एम्प्लॉय को मिल भी लिया, मैं उससे उससे भी बुलवा लिया। मतलब कि मैं जितना मैक्सिमम दूर तक जा सकता था मैं चला गया, और इतनी दूर तक 10 सबूत मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं जिन जो ये सबूत हैं इस बात के कि ये 5,000 की या ये 10,000 की पेमेंट हुई है, ये 10,000 की सैलरी जेन्युइन है। मतलब कि एंड में कंक्लूजन यही निकली कि हाँ जी सर वो एचआर वाला बंदा सच बोल रहा था, उससे सच में ये एंट्री करते टाइम गलती हो गई, ये लिखते टाइम, यहाँ लिस्ट बनाते टाइम गलती हो गई। आपने इतने सारे स्टेप्स करके एक छोटी सी बात को कंक्लूड करा, और ये जो सारे स्टेप्स आपने करे ये करने बेहद ज़रूरी थे। और इस बात से, इस पूरे फ्लो से मैंने आपको एक बात और समझाई कि अगर आपको कहीं भी, कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप रुक नहीं सकते, और डाउट करना भी जरूरी है। डाउट करते रहना है आपको, जब तक आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आपको डाउट करते रहना है, अनलेस कि वो बात अब इतनी ज्यादा हो गई है कि भाई अब आप कहो जी ये तो चोर है, वो तो फिर एक लिमिट से बाहर वाली बात होगी, है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग को चलाते रहना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाई इतनी आसानी से सेटिस्फाई नहीं होना, आपको इतनी आसानी से मान नहीं लेनी है उसकी बात को, अपने प्रोफेशनल दिमाग को चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। आपको थोड़ी सी शक की नजर से देखना है। आप सीबीआई वाले नहीं हो, मैं मानता हूं, आप सीबीआई वाले नहीं हो मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों के ऊपर जितना आप मैक्सिमम चेक कर सकते हो उतना तो आप मैक्सिमम चेक करोगे ही ना, उतना मैक्सिमम आप इतना अच्छे से चेक करो कि जब अगर मान लो कल को ये ऑडिट सीए इंस्टीट्यूट वाले चेक करें और वो आपसे पूछें जी आपने क्या क्या चेक किया था, तो आप उसको कहो जी ये 10 चीजें चेक करी थी, इससे ज्यादा आप मेरे बस में नहीं था, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए चेक करना, फिर तो मैं आरोप ही लगा रहा होता उसके ऊपर कि वो चोर है, और ऐसे में कैसे किसी के ऊपर बोल देता जब अगले दिन मेरे को सारे सबूत दे दिए। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट की सैलरी पे डिटेल्स डॉक्यूमेंट ही है, दूसरा डॉक्यूमेंट की एम्प्लॉयज की लिस्ट, इनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि सौभाग्य सेतिया नाम का एम्प्लॉय इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं कर देना। उसने आके बोल दिया जी लिस्ट में नाम रहना रह गया, तो आपने उसको इग्नोर नहीं कर देना, आपको उसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना है, आपको और ज्यादा दिमाग लगाना है उसके ऊपर, आपको शक करना है उसके ऊपर, आपको उसको इतनी आसानी से नहीं मान लेना, आपको उसके ऊपर शक करना है, आपको यह सोचना है कि वो झूठ बोल रहा है, और आपको और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये जो शक करने वाली जो आपका जो फीचर है, ये शक करना जो बहुत जरूरी है, मैं इतनी इतनी इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं, मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं इस चीज को बोलने में कि शक करो, शक करो, शक करो। इस शक करने वाली चीज को बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कि भाई अगर आपको एविडेंस दिख रहा है और दो एविडेंस हैं सेम चीज के, और लग रहा है कि यार दोनों में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, तो आप उसको इतनी आसानी से छोड़ो मत, उस डिफरेंस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, डिटेल में शक करते रहो जब तक आपका शक खत्म नहीं हो जाता। और वो शक करने का जो स्टेप है, वो जो शक करना है, उस शक करने को बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैं लिख देता हूं, हम लोग इसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे।
बट अभी सिर्फ आप एक टर्म लिख लो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टी स्केप्टी, ये आई है, ये नहीं, ये टी था, ये आई है, स्केप्टिसिज्म। ये ना, आपको अगर याद हो तो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव था ना, रुको 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 रुको, देख ही लेते हैं अभी क्या साथ, उसमें एक वर्ड आया था ऑडिट का ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में नहीं आया था कि, कहाँ आया था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? कहीं तो आया था यार, यहाँ आया था क्या ऑब्जेक्टिव? ये नहीं आया था। मैंने आपको बोला था कि छोड़ दो एक बार इसको, पता नहीं यार कहाँ गया। पता नहीं यार कहाँ गया, कोई ना, अगले बाद में दिखा दूंगा, अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कहाँ गया। हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब समझ आया, शक करना। लिख लो बेशक, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जहाँ पर लिखा ना ब्रैकेट में लिख लो, शक करना। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज़ सोचो अगर इस आदमी ने ये गलती जानबूझ के की, मतलब कि ये एम्प्लॉय नहीं था एक्चुअल में, और इसने ये 10,000 रुपये का एक्सपेंस जानबूझ के डाला, तो मेरी बात मान के चलो कि वो ये गलती कभी भी नहीं करेगा कि वो एम्प्लॉयज़ लिस्ट में नाम ही नहीं देगा। आपके पास जो लिस्ट आएगी ना, उसमें ये सौभाग्य सेतिया का नाम लिखा होगा, उसकी ज्वाइनिंग डेट भी लिखी होगी। क्या लिखी होगी? फरवरी और मार्च की दी है ना, तो फरवरी, 1 फरवरी को ज्वाइनिंग की उसने, ठीक है। उसकी सैलरी भी लिखी होगी 5,000। फिर इसको हटा दो कि उसने 2 महीने काम किया। अगर उसने जानबूझ के गलती करी होगी, जानबूझ के उसने गड़बड़ की होगी, तो वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी, फिर ये गलती नहीं, अगर उसमें इतना ही दिमाग है ना ये करने का, तो वो ये गलती छोटी सी तो करेगा नहीं। इनफैक्ट हो सकता है कोई और नाम रह जाए एक बार के लिए, बट सौभाग्य सेठी वाला नाम तो पक्का ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये तो वो बात होगी कि सामने से सबूत देना, सामने से पैर पे कुल्हाड़ी मारना, खाई में गिर जाना, जितनी काफ्ते लगानी है लगा लो। वो आपको ऐसी ही डिटेल बना के देगा जिससे आपके 18.5 लाख मैच कर जाएंगे। 18.5 लाख आपके मैच कर जाएंगे। ये हो सकता है ये गलती उसकी जेन्युइनली रह जाए, ये राम कुमार वाली की मार्च की सैलरी अप्रैल में दे दी उसने, हो सकता है जेन्युइनली रह जाए, ठीक है। या फिर ये सी अक्षय कुमार की क्लासिफिकेशन गलत कर दी, ये गलती जेन्युइनली हो सकता है रह गई हो, और इसको आप तो करेक्ट भी करवा सकते हो। आप इसको बोल सकते हो जी नहीं, आप ये हटाओ, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस से हटा के इनडायरेक्ट में डालो, ये ऊपर वाला जो अमाउंट है 10,000 का, इसको हटाओ यहाँ से, तो पिछले साल में रिकॉर्ड हो चुका है, हटाओ यहाँ से। ये चीज़ें आप करेक्ट करवा सकते हो, बट ये चीज़ आप फिर बाद में, अगर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में भी नाम दिख गया और आपने यहाँ पर भी देख लिया, तो आप तो कहोगे हाँ जी ठीक है, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में नाम था और 10,000 रुपये सैलरी पे करी है, आपने चेक ही नहीं करा। तो मतलब कि सर, अगर कोई बंदा चाहे तो बड़ी आसानी से गलती कर सकता है। रादर मैं और अच्छा वर्ड यूज़ करता हूँ, गलती इसमें सूट नहीं बैठ रहा, बहुत आसानी से गड़बड़ कर सकता है। ये तो सौभाग्य का डिफरेंस हमको दिखाया, दिख गया, मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप पकड़ पाओ, आप सोच पाओ। लेकिन एक्चुअल में जब आप ऑडिट करने जाओगे, अगर कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो वो सौभाग्य का नाम छोड़ेगा थोड़ी ना। वो तो आपको आप जब उससे मांगोगे ना जी 18.5 लाख की कैलकुलेशन मुझे कैसे करी आपने, बना के दो, वो आपको ऐसी ऐसी शीट बना के देगा कि 18.5 लाख मैच कर जाएंगे, और आप ऐसे बैठ के गलती ढूंढ नहीं पाओगे इतनी आसानी से। ये तो बहुत आसानी से मैंने आपको परोस के दे दिया कि सौभाग्य सिद्धिया का नाम नहीं है जी, देखो गलती है। अगर उन्होंने जानबूझ के करी होगी वो ऐसा नहीं करेंगे। फीलिंग समझ रहे हो, फीलिंग समझ रहे हो? तो सर फिर हम कैसे पकड़ें? तो भाई आप फिर हर एम्प्लॉय पे डाउट करो, सभी के सभी एम्प्लॉयज़ पे डाउट करो। मतलब सर, मतलब कि
अब आप वेट मत करो कि सौभाग्य से या कोई एम्प्लॉय ऐसा होएगा जो एम्प्लॉयज की लिस्ट में नहीं होगा, एक्सपेंस होगा, और फिर मैं उसका आईडी प्रूफ मंगवाऊंगा, फिर मैं उसका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मंगवाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि उसको पेमेंट हुई है या नहीं हुई, फिर मैं देखूंगा कि वो पेमेंट की शीट में उसका नाम था या नहीं था, फिर मैं देखूंगा कि एम्प्लॉय एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं भाई, 11 के 11 का मंगवा लो। 11 एम्प्लॉयज की लिस्ट है ना, 11 के 11 का मंगवाओ आईडी प्रूफ, 11 के 11 का मंगवाओ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, 11 के लिए मंगवाओ वो पेमेंट की शीट हर महीने की। 11 के 11 एम्प्लॉयज को चेक करो आप, 11 के 11 एम्प्लॉयज को मिल भी सकते हो आप, यहाँ तो 11 ही है तो 11 को तो मिला भी जा सकता है। मिलो और अब वेरीफाई करो कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक है। मान लो आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला जी विजय सिंह नाम का तो कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, ये फेक एक्सपेंस है। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी वाला फ्रॉड कर रहा होगा, अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा होगा या कंपनी फ्रॉड कर रही होगी, तो वो ऐसा फ्रॉड नहीं करेगी कि जो बंदा पहले ही नज़र में आके देख ले और पकड़ ले। वो अपने ट्रैक्स को कवर करेंगे, आपको उनके ट्रैक्स को अनकवर करना है, आपको ढूंढनी है गलतियां। तो आपने ये 11 एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपने आईडी प्रूफ मांगने थे, आपने जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मांगने थे, आपने जो पेमेंट की वो शीट मांगनी थी, पेमेंट एक्चुअल में बैंक की डिटेल्स मांगनी थी, वो सारी डिटेल्स आप बाद में मांगने के बजाय पहले ही मांग लो सबके लिए। जब आपने यहाँ पर देखा ना 18.5 लाख, आप उसको क्या बोल लो साथ वाले बंदे को, जी एम्प्लॉयज की लिस्ट मंगवा दो। कैसे कैलकुलेशन करी 18.5 लाख की, वो शीट मंगवा दो। जितने एम्प्लॉयज हैं सबके आईडी प्रूफ मंगवा दो, जितने एम्प्लॉयज हैं सबके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मंगवा दो, जितने एम्प्लॉयज हैं वो पेमेंट की जो मंथली शीट बनती है ना जो बैंक के पास जाती है वो मंगवा दो हर महीने की। बैंक की अपनी बैंक की स्टेटमेंट मंगवा दो, क्या इतनी पेमेंट आपने करी है साल में, मैं सारी चेक करूंगा। ये पहले ही मंगवा लो आप, आपको पता है कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, तो आप पहले ही मंगवा लो। समझ रहे हो? आपने पहले ही ये सारी चीजें मंगवा ली और आप अब चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब अगर कोई फेक एम्प्लॉय होगा तो पकड़ में आ जाएगा आपके। समझ गए? ये बात समझ आई इतनी सी? अच्छा सर, बड़ी बड़ी कंपनीज में कैसे करें? अब रिलायंस में तो हजारों लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, वहां पर हम लोग कैसे पकड़ें इस चीज को? वहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारे एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ के पेमेंट कैसे चेक करेंगे हुई है या नहीं हुई, सारे एम्प्लॉयज़ के आईडी प्रूफ कैसे चेक करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ से मिलेंगे भी कैसे? तो भाई कुछ सैंपल को चेक कर लो, कुछ सैंपल को चेक कर लो, सैंपल चेकिंग कर सकते हो आप। ठीक है, वहाँ पर आप सैम्पलिंग कर लो, जहाँ यहाँ आप 11 के 11 को चेक कर सकते थे, 11 को चेक कर लो। बड़ी कंपनी में सैम्पलिंग कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गए इतनी चीज़? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब समझे, ऑडिट का थोड़ा सा फ्लो समझे कि भाई कैसे ऑडिट हो रही है, आपने क्या क्या मंगवाया, आपने क्या क्या डेटा मंगवाया, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। अब आपने ये सब काम करे और आपके सीनियर ने आपको बुलाया, आपके सीनियर ने आपसे पूछा कि भाई तूने ये 18.5 लाख का जो एक्सपेंस है इसको चेक किया था, तो बता तूने क्या क्या चीज़ें कैसे चेक किया? तो आपने बोला जी सर मैंने एक एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मंगवाई थी, एक मैंने सैलरी की जो डिटेल्स है वो मंगवाई थी, उसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। एक बार यहाँ मैं लिख देता हूँ, आईडी प्रूफ मंगवाया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मंगवाई, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, हाँ, बैंक की डिटेल्स मंगवाई, एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करी। ये 4-5 चीज़ें मैंने, ये 5-6 चीज़ें होंगी ना, एक तो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट, सैलरी पेड की डिटेल्स और ये 4 चीज़ें, तो 6 चीज़ें मैंने कर ली। और इन 6 सबूतों के आधार पर, सबूत ही हैं, किस बात के सबूत हैं? इस बात के सबूत हैं जी इनका एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस 18.5 लाख ही था। इन 5-6 सबूतों के आधार पर मैं ये कंक्लूड करता हूं कि ये जो 18.5 लाख का एक्सपेंस है ये सही है, इसमें गलतियां नहीं हुई हैं। तो मतलब सबूत के आधार पर आपने कंक्लूड कर दिया। ये जो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे ये क्या हैं? ये सबूत हैं। और इनको पता क्या बोलते हैं? मुश्किल नाम,
बेहद मुश्किल नाम, ऑडिट एविडेंस। बताओ, इन सबूतों को ही ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। मतलब कि आप ऑडिट करने गए, आपको कोई प्रॉब्लम, आपने कोई कुछ भी चेक करना है, आपने उस चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारे कागज पत्र मंगवाए, उन कागजों पत्रों को क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। और कोई एग्जांपल दो ऑडिट एविडेंस का, पिछली 3 क्लासेस में 2-3 तो मैंने बता ही दिए आपको। सेल्स में आपने इनवॉइसेस मंगवाए होंगे, ऑडिट एविडेंस। डेटर से कंफर्मेशन मंगवाई थी, ऑडिट एविडेंस। आपके सीनियर ने आपसे पूछा कि भाई तूने डेटर्स चेक करे, ठीक है, इस डेटर का बैलेंस 1000 करोड़ रुपए है, तूने कैसे कंक्लूड करा कि 1000 ही है? तो आप क्या बोलोगे? सर मैंने कंफर्मेशन मंगवाई थी, ये रहा सबूत। डेटर खुद बोल रहा है कि मैंने 1000 करोड़ रुपए देना है इसको, ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस के साथ कैसे डील करना है, क्या क्या चीजें ऑडिट एविडेंस होती है, किस ऑडिट एविडेंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है? अब देखो, वैसे तो जो उस एम्प्लॉय ने, एचआर वाले एम्प्लॉय ने आके ये बोला जी सौभाग्य सेतिया का नाम मुझसे इस लिस्ट में लिखना रह गया, एक तरह से तो वो भी एविडेंस ही है भाई। कोर्ट के अंदर क्या सिर्फ लिखित वाले सबूत थोड़ी ना पेश होते हैं, गवाह भी तो पेश होते हैं, वो भी तो एविडेंस का ही पार्ट होते हैं। तो ये उसने जो बात बोली वो भी एविडेंस ही है, बट क्या वो एविडेंस उतना रिलायबल है जितना रिलायबल वो आईडी प्रूफ्स, वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो पेमेंट की डिटेल्स जितनी रिलायबल है? नहीं। तो किस टाइप के एविडेंसेस रिलायबल ज़्यादा होते हैं, किस टाइप के एविडेंसेस रिलायबल कम होते हैं, ये सारी गाइडेंस कि भाई किस सिचुएशन में आप क्या एविडेंस लो, किस सिचुएशन में आप क्या एविडेंस लो, ये सारी बातों के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। उस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम है ऑडिट एविडेंस और नंबर है 500। क्या ऑडिट एविडेंस आ गया समझ? अच्छा, और बातें करते हैं उसके अंदर। मान लीजिए इस कंपनी में सभी एम्प्लॉयज, मानने की बात कर रहा हूं, सभी एम्प्लॉयज पीएफ में कवर होते हैं, पीएफ कटना होता है इनका, ठीक है, और कितना कटना होता है? 2%। तो पीएफ 2% पीएफ कटना है, तो इसका 2%, फॉर्मूला दिख रहा है आपको? 2400 रुपये कटना था। ये तो इस एम्प्लॉय का कटना था, ठीक है, आपने टैक्स कर लिया है तो उसमें आपने बढ़ा होगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय वाला, और इतना ही सेम एम्प्लॉयर वाला भी, है ना। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉयर। अरे ये क्या हुआ? ओहो, ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूँ अभी मत देखो, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, इस बैच में नहीं सिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे डाल दूँ, ठीक है, ये आपके आर्टिकल में बहुत काम आएंगे। तो इतना अमाउंट जमा करवाना था, है ना। आपके पास जो कैलकुलेशन आई, उस कैलकुलेशन में मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, हमने जो पीएफ जमा करवाया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, आओ इसमें एक बारी, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना बनता है? देखो मैं एक्सेल की हेल्प से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आए, और आपको अभी पता है ये जो स्टेप्स मैंने सारे बताए हैं, ये मैं आपको बुक में से पढ़वाऊंगा। आपके बुक में अगर क्वेश्चन आया ना कि भाई आपको ऑडिट करनी है, बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की आप ऑडिट कैसे करोगे, ये जो आज स्टेप्स करे हैं ना सारे, यही लिखने हैं उसके अंदर। मैं आपको पढ़वाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। एक्सेल से मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन हो पाए, अब विजुअलाइज कर पाओ कि कैसे हो रहा है। और एम्प्लॉयर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 36,700। तो हुआ ये कि इसमें 36,700 रुपया एम्प्लॉय के नाम का इन्होंने लिख रखा है कि 36,700 हमने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करवाया, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने जमा करवाया मान लीजिए 50,000 जमा करवाना था, 36,700, ठीक है। ये 2% की जो वैल्यू कैलकुलेट करी, ये आपने कहाँ से पता करी? पीएफ के एक्ट से, कि भाई 2% कितना, ये आपने खुद लगाया
कि 1,20,000 की सैलरी है और 2% इसमें से पीएफ कटता है तो इतना कटना चाहिए और टोटल 36,700 कटना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो अपने एक्सपेंस में कितना बुक करेगा? 50,000। लेकिन आपके हिसाब से कैलकुलेशन बन रही है 36,700। तो अब क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है भाई? क्या जेन्युइनली ज़्यादा जमा करवाया? ये हो सकता है। आपने फिर एचआर वाले बंदे को बुला लिया। एचआर वाले बंदे को बुलाया, आपने उससे पूछा जी 37,700 बनता है, आपने 50,000 क्यों जमा कराया? उसने बोला जी हम तो बड़े ही एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं। हमारी जो कंपनी है वो बोलती है जी पीएफ अपनी तरफ से और ज़्यादा जमा करवाओ। सरकार जितना बोलती है वो तो करवाना है, हम तो ज़्यादा करवा रहे हैं, बल्कि आपको क्या प्रॉब्लम, हम ज़्यादा करवा रहे हैं। अब वो ना आपको ऐसे आंसर देगा जिससे आपको भी ये लगने लगेगा कि हाँ यार सही बोल रहा है, ज़्यादा करवा रहे हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। कम करवा रहे होते तो प्रॉब्लम होती कि पेनल्टी लगती और फिर आगे कंप्लाइंस की प्रॉब्लम रहती, पर ज़्यादा ही करवाया इन्होंने तो क्या प्रॉब्लम है? एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं, सरकार भी खुश है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी कर दो, ओके। अब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है। आपने ये बात आपकी ठीक है जी, ज़्यादा जमा करवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक्सपेंस ज़्यादा लिख रखा है, क्या एक्चुअल में 50,000 जमा करवाया है या नहीं करवाया है? अब आप पता क्या करो, आप उसको बोलो भाई ऐसा अगर तूने जमा कैसे करवाया था, सरकार को पेमेंट करी होगी, कैसे करी थी? ये सर नेट बैंकिंग से हो जाती है आजकल, तो ऑनलाइन हो जाती है। चलान दिखा, चलान दिखा 50,000 जमा करवाया या नहीं करवाया। उसने आपको चलान दिखाया, हाँ जी 50,000 जमा हुआ था, पेमेंट हुई भी है, तो ठीक है, फिर तो जेन्युइन है। लेकिन आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है। समझ गए इतनी बात को? मतलब कि मैंने आपको अभी दो चीज़ें बताई, एक तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बताया, मैंने आपको एक ऑडिट एविडेंस का मतलब बताया, और मैंने आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जो प्रोसेस है, कैसे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को चेक करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, उसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। उसके अलावा कुछ बचा है अभी मेरे आज के उसमें? नहीं, ठीक है। अभी के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में इस पूरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की प्रोसेस को एक बार दोबारा से और ज़्यादा डिटेल में करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर डालेंगे और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस एक्सेल शीट को आप एक बार देख कर आना। ये जो मैंने गलतियां हाईलाइट करी है ना, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही गलती के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करा। मैंने आपको इसी अक्षय कुमार वाली गलती को या फिर ये राम कुमार वाली गलती को सिर्फ इतना बोला कि आप हटा सकते हो, बट इनको बोलते क्या हैं, इन गलतियों के भी अपने अपने नाम हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलो इस लेक्चर में इतना ही। अभी छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए हो रहे हैं यार, मैं बेस डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बीच में हो जाएगा वो मीडियम या हाई लेवल, मतलब बड़े साइज़ के लेक्चर्स भी आने शुरू हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।